हर्षवर्धन की केंद्रीय व्यवस्था या फिर प्रशासन व्यवस्था या फिर केंद्रीय व्यवस्था एवं प्रांतीय व्यवस्था, इस तरीके से अगर कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं भी अगर क्वेश्चन में ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अगर यही वर्ड नज़र आए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं भी नज़र आए, तो सीधा आंसर आपको यही लिखना है, यानी प्रशासन कहीं भी नज़र आए। इसकी प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से थी उसी को आपको पॉइंट वाइज में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको कुछ परिचय देना होगा कि हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करते रहे, उत्तर भारत के एक महान शासक माने जाते हैं। उनके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और संगठित रूप से देखा गया, यानी इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही मजबूत थी और संगठित थी। उनकी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह व्यवस्था गुप्त काल की प्रशासन प्रणाली पर आधारित थी, यानी ये जो हर्षवर्धन का प्रशासन व्यवस्था या फिर प्रणाली जो थी वह किससे मैच करती थी, तो वह गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था से मैच करती थी, उसी पर आधारित थी। लेकिन इसमें हर्षवर्धन ने कुछ सुधार भी किए और इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे हर्षवर्धन की केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण या फिर वर्णन पॉइंट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक संगठित केंद्रीय प्रशासन विकसित किया था। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य पूरे साम्राज्य में स्थिरता और एकता बनाए रखना था। इनमें से निम्नलिखित तत्व शामिल थे, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन को एकता या फिर संगठित रूप से या फिर उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरे साम्राज्य को कई अंग थे, कई अंगों का निर्माण किया गया था, जिनमें से आपका राजा भी था। ठीक है, केंद्रीय व्यवस्था में हर्षवर्धन अपने साम्राज्य के सर्वोच्च शासक थे। वे सैन्य, न्यायिक और प्रशासनिक सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्र थे, यानी जो राजा होता था वो सर्वोपरि होता था, वो साम्राज्य के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे शासक होते थे। वे सैनिक यानी सैन्य व्यवस्था या फिर न्यायिक व्यवस्था यानी जो न्याय प्रणाली थी, किसी तरीके से अगर न्याय का फैसला सुनाना हो, इन सभी प्रशासनिक प्रकार की शक्तियों का केंद्र राजा के पास था। राजा को धर्मपाल यानी धर्म का रक्षक और राजाधिराज यानी राजाओं का राजा कहा जाता था। हर्षवर्धन ने न केवल अपनी शक्ति का उपयोग प्रशासन चलाने के लिए किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी किया। दूसरे नंबर पर आते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद किस तरीके से था हर्षवर्धन काल में? देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। यह परिषद राजा को विभिन्न मामलों में सलाह देती थी। प्रमुख मंत्री परिषद में या फिर पदों में यहाँ पर देखिए, पहला पद मंत्री का, जैसे कि महासंधि विग्राहक, ये जो पद था इसका मतलब क्या था कि विदेश मामलों का मंत्री। इसमें जो मंत्री होते थे वह विदेश मामलों के मंत्री होते थे, जो विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखते थे। इसके बाद देखिए, महादंड नायक, ये जो मंत्री पद है ये सैन्य प्रमुख होते थे, सेना से रिलेटेड मंत्री पद। और इसके अलावा महाप्रतिहार, ये जो मंत्री पद है वह राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे। तो ये राजा के अंगरक्षक वाले मंत्री पद से रिलेटेड है। तो ये सारे जो मंत्री पद है वो हर्षवर्धन के काल के मंत्री परिषद के पद थे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका राजस्व व्यवस्था। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, लिखा नहीं है, आप इसे लिख लीजिएगा कि हर्षवर्धन काल में जो उनके केंद्रीय व्यवस्था में या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में जो मंत्री पद होता था, तो मंत्री क्या करते थे, विपक्ष के जैसा, जैसे कि अभी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्या है, केंद्र सरकार में बैठी हुई है, सॉरी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है। तो वो क्या है, वो केंद्र में बैठी हुई है, सरकार बनाई है, तो उसके विपक्ष में कौन है, कांग्रेस है। तो विपक्ष का काम क्या होता है, सरकार किसी तरीके से गलत काम ना करे, जनता के हितों के लिए सारा कुछ करे, तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है, विपक्ष करता है। विपक्ष जितना ताकतवर होता है देश उतना ही मजबूत होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मंत्री गण होते थे या फिर मंत्रिमंडल होते थे वह राजा पर नियंत्रण रखते थे, ताकि राजा निरंकुश ना हो जाए जनता के प्रति। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्व व्यवस्था यानी टैक्स व्यवस्था किस तरीके से थी हर्षवर्धन काल में, वो आपको समझना है। कर संग्रह हर्षवर्धन यानी जो टैक्स जमा होता था तो हर्षवर्धन के शासन का महत्वपूर्ण यह हिस्सा था, कर संग्रह। कृषि कर, व्यापार कर और अन्य प्रकार के करों से राजस्व प्राप्त होता था। किसानों को अपनी उपज का छठा भाग, अच्छा किसानों को कितना टैक्स दिया जाता था, तो अपनी उपज का छठा भाग दिया जाता था। देखिए, छठा भाग राज्य को कर के रूप में देना होता था। कर संग्रह का उपयोग राज्य के प्रशासन, सेना और सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क निर्माण और धर्मशालाओं की स्थापना में किया जाता था। यानी जो टैक्स जमा होता था उनका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, सेना व्यवस्था में या फिर सार्वजनिक कार्य में, जो भी बहुत सारे समाज में समाज के कल्याण के लिए जो भी काम होते थे उन सभी कामों में होते थे। साथ ही साथ सड़क निर्माण में भी किए जाते थे और इसके अलावा जो धर्मशालाओं का निर्माण होता था उनमें भी किया जाता था। अब आते फोर्थ नंबर
न्याय व्यवस्था किस तरीके से थी यहाँ की न्याय व्यवस्था? तो हर्षवर्धन ने न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। न्याय का प्रमुख स्रोत धर्मशास्त्र और राजा का आदेश था। यानी यहाँ न्याय किस चीज़ से करते थे? तो धर्मशास्त्र के आधार पर करते थे या फिर राजा का जो भी आदेश होता था उस आदेश के आधार पर करते थे। हर्ष के समय में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता था। जो भी राजद्रोह होते थे यानी देशद्रोह होते थे उनको आजीवन कारावास सुनाई जाती थी। सामाजिक अपराध के लिए क्या किया जाता था? अंग को काट दिया जाता था। जैसे कि सामाजिक अपराध में जैसे कि आपका चोरी हो गया या फिर किसी से लड़ाई हो गया जिसमें आप अपराधी पालिए, तो इसी तरीके से अलग अलग जो भी अपराध होते थे सामाजिक तौर पर उसमें अंग को काट दिया जाता था। साथ ही साथ देश निकाल का भी दंड दिया जाता था। गंभीर अपराधों के लिए मृत्यु दंड भी दिया जाता था। पुलिस के अधिकारियों को दंडिक व फिर दंडपाशिक कहा जाता था। तो ये हो गया न्यायिक व्यवस्था। अब आगे देखते हैं सेना व्यवस्था। सेना हर्षवर्धन के केंद्रीय प्रशासन का एक मजबूत स्तंभ थी। सेना जो है वो चाहे वो हर्षवर्धन हो या फिर कोई भी प्रशासन व्यवस्था हो, सेना मजबूत है तो वो साम्राज्य भी मजबूत है। उसी तरीके से यहाँ भी सेना जो है वो हर्षवर्धन के केंद्रीय प्रशासन का एक मजबूत स्तंभ थी। हर्ष की सेना में पैदल सैनिक होते थे, जो पैदल चलने वाले भी सैनिक होते थे, घुड़सवार वाले भी थे, हाथी भी थे और रथ में भी शामिल थे। सेना का मुख्य कार्य साम्राज्य की रक्षा और नए क्षेत्रों का विस्तार करना था। सेना का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? साम्राज्य की रक्षा करना और नए क्षेत्रों का विस्तार करना युद्ध करके। आगे देखिए, अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। हमने देख लिया केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, अब इसको देखेंगे। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य विशाल था, बहुत ही बड़ा था, जिसे प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा है। जैसे अभी पूरा देश भारत देश है, उसी तरीके से यहाँ पर राज्य भी है बहुत सारे, जैसे कि झारखंड राज्य है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से राज्य व्यवस्था में यानी पहले के टाइम में यानी हर्षवर्धन के काल में भी एक केंद्रीय व्यवस्था थी और उसी तरीके से प्रांतीय व्यवस्था थी, जैसे अभी राज्य व्यवस्था है। यहाँ भी साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतीय प्रशासन की संरचना निम्नलिखित थी। किस तरीके से थी वो देखिए। पहला तो प्रांत। अब प्रांत को भुक्ति भी बोला जाता था उस टाइम में। हर्षवर्धन के साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का प्रशासन उपरिक, जैसे प्रत्येक राज्य का अभी जो मुख्यमंत्री होते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बोला जाता है, तो वहाँ पर बोला जाता था उपरिक। ठीक है, प्रांतीय प्रमुख होते थे तो ये उनके अधीन होता था। यानी एक लाइन में यहाँ पर समझे, प्रत्येक भुक्ति का प्रशासन यानी प्रत्येक राज्य का या फिर प्रांत का जो प्रशासन होता था, जो मंत्री होता था, जो राजा बैठता था प्रांत के लिए, उसको उपरिक बोला जाता था। यह प्रांतीय प्रमुख था। उपरिक का काम क्या था? राजा के आदेशों को प्रांत में लागू करना और टैक्स को जमा करना, कर संग्रह सुनिश्चित करना था। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं प्रांत यानी राज्य के बाद क्या आता है? जिला। उस टाइम विषय बोला जाता था जिला को। प्रत्येक भुक्ति को छोटे छोटे जिलों में विभाजित किया गया है, यानी प्रत्येक प्रांत को छोटे छोटे जिलों में बांटा गया है जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था और प्रांत का प्रमुख अधिकारी उपरिक कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे आंसर लिखते समय। तो विषयपति कहा जाता था। वह कर संग्रह और स्थानीय कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करता था। इसका भी क्या काम था? तो ये जिला के स्तर पर टैक्स को जमा करता था और स्थानीय कानून व्यवस्था को पालन या फिर सुनिश्चित करवाता था। आगे देखिए, इसके बाद आइएगा नीचे, गांव यानी ग्रामीण ग्राम व्यवस्था। विषय को और अधिक छोटे भागों में बांटकर गांव में विभाजित किया गया था। जो भी जिला था उसको छोटे छोटे भागों में गांव में बांटा गया था। गांव प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीक कहलाता था और गांव प्रशासक का जो प्रमुख अधिकारी था वह ग्रामीक कहलाता था। ग्रामीक जो था वह ग्रामीण जनता के विवादों का समाधान करता था। यानी गाँव की जो जनता होती थी, जैसे कि अभी के टाइम में गाँव की जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, गांव की समस्या या फिर गांव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को वो सुलझाते थे, समाधान करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ग्रामीक होता था वह एक मुखिया का रोल निभाता था। ठीक है, और किसानों से कर यानी टैक्स जमा करवाता था और कर उच्च अधिकारियों तक पहुँचाता था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका स्वायत्तता स्तर। अब ये गांव से भी नीचे कौन सा स्तर था? हाँ, एक और स्तर था और यही तो क्वालिटी है हर्षवर्धन काल की, हर्षवर्धन के साम्राज्य व्यवस्था की। स्वायत्तता एक वर्ड में समझिए, यानी खुद से कोई भी मामला हो छोटे छोटे उसको सुलझाना, खुद से सुलझाना, स्वयं से सुलझाना। तो उससे रिलेट कीजिएगा स्वायत्तता का स्तर। यानी ग्राम और स्थानीय प्रशासन में स्वायत्तता को प्राथमिकता दी गई थी। गाँव के लोग अपने छोटे छोटे मामलों को खुद से सुलझाते थे, इसीलिए इसको स्वायत्तता का स्तर बोला जाता है। चलिए, अब कुछ गुण भी लिख दीजिएगा, प्रशासन के प्रमुख गुण भी लिख दीजिएगा। यानी ये जो हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था थी इसकी क्या क्या क्वालिटी थी, क्या गुण था, क्या खूबी थी,
तो पहला खूबी था कि यह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संतुलन था। कहने का मतलब है यहाँ पर केंद्रीकरण मतलब जैसे कि केंद्र पर जो राजा था और साथ ही साथ जो प्रांत में राजा था, फिर आपका विषय आ जाता है यानी जिला, फिर आपका आ जाता है ग्राम, फिर आ जाता है स्वायत्ता। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो हर्षवर्धन थे वो केंद्र पर ही राज्य करके सब पर कंट्रोल करते थे, कहीं ना कहीं वो सभी को शक्ति प्रदान किए थे। विकेंद्रीकरण क्या होता है, आज के टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो ना क्लास 10th में। विकेंद्रीकरण मतलब होता है अपनी शक्तियों को बांटना। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी खासियत थी इस राज्य व्यवस्था में कि इन्होंने पूरे तरीके से, हर्षवर्धन ने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन बनाए रखा था। केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण तो मजबूत था ही, यानी सेंट्रल के तौर पर बहुत ही मजबूत था, लेकिन उसका दुरुपयोग ये नहीं किए। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय स्तर तक भी स्वायत्ता यानी उनको शक्ति दी कि आप अपने मामले खुद से सुलझा सकते हैं, सभी को शक्ति प्रदान किए थे। ये पहली क्वालिटी है। इसके अलावा दूसरी क्वालिटी देखिए, धर्म का महत्व, यानी हर्षवर्धन का प्रशासन धर्म आधारित था। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। यानी हर्षवर्धन जो थे वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे। धार्मिक व्यवस्था के आधार पर ही इनका शासन व्यवस्था था, प्रशासन व्यवस्था था, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सभी धर्मों का यह रिस्पेक्ट करते थे। सभी को इनके राज्यपाल में, इनके राज्यपाठ में सभी धर्मों को यहाँ पर आदर सम्मान मिलता था। इसके अलावा ये लास्ट गुण है जनहितकारी कार्य, यानी हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में धर्मशालाएं, अस्पताल और शिक्षा केंद्र स्थापित किए। उनके शासन में कला, साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। यानी ये जो काम किए अपने राज्यपाठ में, वो सबसे ज़्यादा जनता के हित के लिए ही काम किए। यही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और क्या क्या काम किए, किस चीज़ में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, वो यहाँ पर लिखा गया है। निष्कर्ष के तौर पर आप अपने से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही चीज़ यहाँ पर जो मेंशन है वही लिखना है। हालांकि मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, हर्षवर्धन की केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था एक संगठित और प्रभावी प्रणाली थी। यह न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती थी, बल्कि समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती थी। उनके शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे में राजा का नियंत्रण मजबूत था, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्वायत्ता देकर उन्होंने प्रशासन को सरल और जन के हितों के लिए बनाया। हर्षवर्धन की इस व्यवस्था ने भारतीय इतिहास में एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल पेश किया। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। बाकी नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे हट के और सटीक और बहुत ही सिंपल वे में आपको आंसर करवाता हूँ और समझाता भी हूँ।